नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रही। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक अभी भी वही स्थिति बनी हुई है जो ट्रंप के टैरिफ से लेकर के खलबली मची थी। उतना ही नहीं, अगर बात करें मेहुल चौकसी की, तो उनकी भी वापसी, गिरफ्तारी है तो वापसी भी संभव होगा। बात रही अगर यूपी की बड़ी खबरों की, अगर हम बात करें या फिर देश की बड़ी खबरों की बात करें, तो देश में सबसे बड़ी खबर अगर आज रही है तो सलमान खान को धमकी मिली, उसको लेकर के रही। इस खबर पर भी हम नज़र रखेंगे और उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस बुलेटिन में। बात अगर हम करें हरदोई की, तो हरदोई में 13 शादियां करने वाली दुल्हन वो क्या करती है, क्यों करती है 13 शादियां, इसका भी हम खुलासा करेंगे। सुल्तानपुर में ज़मीन विवाद पर अगर देखें तो बाप बेटे, भाई भतीजे में ऐसी गोलीबारी होती है, इसके बारे में भी हम दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वही कंडीशन बनी हुई है, रोज़ दंगे हो रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के। वहाँ पर मानना ये है कि हम इस बिल को मानेंगे ही नहीं। सरकार जो है लगातार उसका विरोध भी कर रही है और इंटरनल जो वहाँ पे विरोध चल रहा है उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या है। रूस मिसाइल की अगर हम बात करें तो यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है और इस हमले पर शांति दूत अभी तक बने हुए थे। शांति का एक जो मैसेज दिया गया था, उस शांति के मैसेज में रूस ने अगर यूक्रेन पे हमला किया है मिसाइलों से, तो उसके बारे में ही हम दिखाएंगे कि कहाँ नुकसान हुआ और इसके बाद जवाब जो मिलेगा वो जवाब किस लेवल का होगा, कितना भयानक होगा। बने रहिए हमारे साथ। इन सुर्खियों के साथ हम बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। अगर आपकी शादी लेट हो रही है तो आप फंस सकते हैं 13 शादियों के चंगुल में। ध्यान रखिएगा, उम्र अगर आपकी ज़्यादा हो गई है, आपकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो कोई आपके पास पड़ोस में ही ऐसा जल्लाद बैठा है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपका जीवन तबाह कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक मैसेज है हरदोई से। हरदोई में ऐसा ही एक कारनामा हुआ है कि कई सज्जनों का विवाह होता नहीं है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको लड़की की फ़ोटो दिखाई जाती है, प्रलोभन दिया जाता है, लड़की मीठी मीठी बात करती है और फिर शादी होती है। शादी के बाद फिर लड़की गहने लेकर के और सारा सामान लेकर के ससुराल चली जाती है, ससुराल से अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद फिर वहाँ से शुरू होता है सारा खेल। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा खेल। हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक लुटेरी दुल्हन ने शातिर अंदाज में अब तक 13 शादियां कर लोगों को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया। ये महिलाएं खास तौर पर ऐसे पुरुषों को निशाना बनाती हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी और उनके परिवार शादी को लेकर चिंतित रहते थे। गिरोह के सदस्य पहले विश्वास जीतते, फिर कोर्ट मैरिज या पारंपरिक शादी का झांसा देकर दूल्हे और उसके परिवार वालों को नशीला पदार्थ देकर नकदी और जेवर लेकर फरार हो जाते थे। एक दुल्हन और 13 पति, किसी का पूरा नहीं हुआ सुहाग रात का सपना। पोल खुली तो पुलिस भी रह गई हैरान। कोतवाली पुलिस के मुताबिक एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो शादी के नाम पर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इस गैंग में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं जो लोगों को शादी के नाम पर लूटते और फरार हो जाते। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अब तक हरदोई समेत कई अलग अलग जिलों में 13 से ज्यादा लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस का ये भी कहना है कि शादी करने वाली महिला एक है और पति अनेक है, यानी एक महिला ने 13 पुरुषों के साथ विवाह रचाया और धोखा दिया। हरदोई में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती थीं और उन महिलाओं ने लगभग हरदोई के 13 युवकों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनका तरीका बर्बाद करने का ये था कि वो कोर्ट मैरिज करवाती थी और कोर्ट मैरिज
कि टाइम पे ही विदाई करवाती थी, टाइम पे ही सब मंगा लेती थी, और जब सामान सब दहेज का आ जाता था तो उन लोगों को किसी काम से घर भेजती थी और इतनी देर में रफू चक्कर हो जाती थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 तरह के इन महिलाओं के गिरोह संचालित हैं। पहला गिरोह ये है कि अगर कोई लड़का की शादी नहीं हो रही किसी गांव में, तो वहां पर दलाल जाता है, वहां पैसे तय करता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार, और शादी करवाता है। बाकायदा शादी होती है, लेकिन सुहाग रात के दिन उस पति को ये नहीं पता होता है कि उसके दूध में या उसके खाने में कुछ बेहोशी की दवाएं मिली हैं, और वो खाने के बाद पूरा दहेज का सामान लेकर दुल्हन उसी रात रफू चक्कर हो जाती है। पहला गिरोह ये है, और इस मामले में हरदोई में कई मामले हो चुके हैं। इस पर हम लोग पहले भी कई बार लाइव भी कर चुके हैं, लोगों से बात भी की है, लेकिन पुलिस की इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कमी ये रहती है। जिस तरीके से नीरज जादौन जो एसपी यहाँ पर आए हैं, इनको जब ये पता चला कि ये कोर्ट मैरिज वाला मामला फ्रॉड हुआ है, तो इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा महिलाओं को जो पकड़ा उनको दिखाया भी। लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था कि पुलिस उनको पकड़ती थी थाने की, और जो पकड़े जाते थे दलाल, वो अपना पैसा उन लोगों को वापस करके मामला रफा दफा कर देते थे। कुछ पुलिस का भी अपना हिस्सा होता होगा, पता नहीं है, लेकिन वो मामला निपट जाता था। लेकिन इन कप्तान की कार्यशैली इस टाइप की है कि इन्होंने हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा है। और उत्तर प्रदेश में जो दूसरा गिरोह संचालित है, वो इस तरीके का है कि वो लोग, आपको बता दें कि बात करते हैं कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, इनकी शादी नहीं होती है, उन लोगों को कोर्ट में ले जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को खड़ा करते हैं, फोटो खींचती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि फोटो भी हैं उन पे। और उसके बाद जब सब तय हो जाता था, तब उसके बाद इन लोगों को किसी काम से घर भेज देते थे कोई कागज लेने के लिए, और जितनी देर में वो कागज लेता था उतनी देर में सामान सहित रफू चक्कर। तो ऐसे पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, और लोगों को भी नसीहत मिलनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य खबर का यही है कि लोगों को भी इसका वो होना चाहिए संज्ञान की इस तरह के फ्रॉडों से हमेशा बचते रहें। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़ा है, जो अलग अलग नाम से लोनार थाना क्षेत्र के रहने वाली है। सोनम नाम है और पूजा नाम लिखती है। वो अपनी माँ और ससुर, मतलब सास, इस तरह की महिलाओं को इकट्ठा करके उनका एक गिरोह बना के लोगों को विश्वास में लेकर इस तरीके के काम करती थी। हरदोई से इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। चाय में नशीला पदार्थ, दुल्हन मौके से फरार। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि इस गिरोह का तरीका बेहद शातिर है। ये एक उम्रदराज व्यक्ति और अविवाहित पुरुषों की तलाश करता है और फिर 2 महिलाओं को युवती की मां और मौसी बताकर शादी की बातचीत करता। रिश्ता तय होने के बाद मंदिर या रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कराई जाती थी। शादी के बाद जब दुल्हन ससुराल पहुंचती तो घर वालों को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देती और नकदी के साथ जेवरात लेकर मौके से फरार हो जाती। दुल्हन गहने लेकर हो गई फरार। ये मामला तब सामने आया जब सांडी थाना क्षेत्र के नवाबगंज निवासी नीरज गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। उसने बताया कि चिरागपुर बेहटी के रहने वाले आरोपी प्रमोद ने अपनी पोती की शादी नीरज से तय की। रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेज तैयार कराकर दुल्हन ने गहने पहने और फिर मौका देखते ही फरार हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने लोनार थाना क्षेत्र की रहने वाली इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। दिनांक 23 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति नीरज गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनके साथ शादी की बात की। वह शादी तय होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से उनके जेवर व नकदी को लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपये बरामद किए हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जनपद हरदोई से कुछ अन्य जनपदों में भी ऐसी घटनाएं कारित की गई हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। महिलाओं से की जाएगी पूछताछ। जिन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया उनकी पहचान पूजा, आशा और सुनीता के तौर पर की गई। वही मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। साथ ही उन सभी महिलाओं से पूछताछ भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आपको
एक हम ऐसी वारदात की बात बता रहे हैं जो ज़मीन को लेकर के आए दिन होती रहती है, लेकिन ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि बाप बेटे की नहीं पड़ती है, भाई भतीजे में नहीं पड़ती है, भाई भाई की नहीं पड़ती है, या फिर अगर हम कहें तो परिवार में किसी सदस्य की नहीं पड़ती है अगर ज़मीन बंटवारे की लालच आ जाए तो। एक ऐसी ही कहानी आई है जिसमें ज़मीन को लेकर के बाप ने बेटे पे फायरिंग की, बेटे ने बाप पे फायरिंग की, फिर बीच में चाचा भतीजा आते हैं, सब एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कौन मरा कौन बचा और किसके हत्थे। आना शुरू कर देते हैं जब बड़ा बेटा घर के बाहर और ग्राम प्रतिनिधि खुद घर के अंदर बैठे थे। पहले तो बड़े बेटे पर छोटे बेटे ने 3 बार गोलियां चलाई, फिर घर में बैठे सत्य प्रकाश यादव को गोलियों से भून दिया। वहीं जैसे ही गोलियों की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी तो सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़े और आकर देखा तो दोनों ही खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। आपकी कौन थी मृतक? पापा है। क्या घटना हुई है? पूरी घटना घटना जमीन के विवाद के लिए था। तो मेरे जैसे 4 भाई हैं हम लोग, तो 3 लोग साथ में रहते थे। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं रहना सबके साथ, तो जाओ अलग हो जाओ। अलग हमारा 3-4 घर बना हुआ है, इसमें अलग रहने लगे। तो इन्होंने बोला कि पापा को मार देंगे गोली। 2-3 बार गोली चली, घर पे भी चली। पापा संतोषजनक आदमी की छोड़ो, जाने तो भाई है, पापा का सामान में रहना उठना बैठना है कि ये हो जाएगा कि भाई ने गोली चला दी, इन्होंने चलाई, तो ये होता है कि उन्होंने गोली चलाई। इसके पीछे सबसे बड़े कारण रतिराम शुक्ला ना, इसके पीछे श्याम सिंह, अजय यादव, कक्कू सिंह और एक लोग जुड़ा पट्टी के हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़े इसके पीछे हैं एक हमारे गांव के हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ है शुक्ला। कितने बजे की घटना? अभी 7 बजे की घटना है। कैसे घर पे ही हुआ? घर पे गोली चली है, सीसीटीवी कैमरा में कैद है सब कुछ। पापा को नहर पे गोली मारी गई, दादा को घर पे गोली मारी गई, उसमें कैमरे में सब कुछ है। किसी नेता का भी नाम? नेता का नाम रतिराम शुक्ला, उनका नाम वही है, गांव के रहने वाले हैं। कौन पार्टी का? किसमें? भाजपा की सरकार है तो उन्हीं के हैं। थोड़ी बहुत कुछ लगते हैं, उनका कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कि सरकार के अंदर है। और उनका स्कूल वगैरह है, बस यही सब है। ये रंजिश ही है। पापा हमारे सहनशील आदमी। ये बचपन की दुश्मनी थी रतिराम शुक्ला से, इन्होंने पहले थी। जो भी हुआ सब खत्म हो गया। हमारे पापा ने बड़े हुए, बनाए, बहुत कुछ बनाया, घर के लिए भी अपने लिए भी। इनको देखा नहीं जा रहा, सीधी बात है। 2-3 बार भी इन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं गोली मरवा दूंगा, जो ये शुक्ला है। ये सब हुआ, पापा ने कुछ नहीं बोला, जाने दो। तो ये दुश्मनी आप इसमें बांटे कि अब ये क्या करते थे पिताजी? पिता मेरे प्रधान थे अगली साल। प्रधान? हाँ थे, शहरी गांव पे। और सब मम्मी सरकारी नौकरी थी। गोली लगी है, ये दोनों कौन किया? मेरे पापा हैं, दादा है। पापा और दादा? हाँ बाप और बेटे? हाँ, वाले कौन है? चाचा है मेरे लगते हैं। हाँ, उसके बड़े, सबसे बड़े सहयोगी। गोली आई, बंदूक आई, नहीं मतलब अभी जब इसमें भाई भाई का और ये लड़ाई कभी ना कभी सुलझ जाएगी। इसके पीछे जो आग लगाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले, वो है। एक बार और हुई थी बेहंत गांव में, तो ये शांत हो गई थी। पापा ने मेरे लाठी उठाई, सब कुछ किया, शांत हो गए। तो इन्होंने गोली मारने की धमकी बहुत लोगों से फ़ोन पे दी, यस किया, वैसा किया कि गोली मार दी।
हत्या की वारदात के बाद आरोपी फरार। बताया जा रहा है कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की कटाई जोरों पर है और खेत से गेहूं काट कर दोनों ही लोग वापस घर आए। इसी बीच छोटे बेटे की पत्नी फसल की बंटवारे की जिद करने लगी तो सत्य प्रकाश ने हिस्सा देने से मना कर दिया। बात आगे बढ़ी तो देखते ही देखते छोटा बेटा आग बबूला होकर अपना होश खो बैठा और वो कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न था। बाप और भाई पर गोलियां बरसाने के बाद आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गया। आज सायंकाल थाना कोरेभार क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अजय यादव नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता और अपने सगे भाई के ऊपर गोली चला दी है। दोनों ही घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। मौत के घाट उतार रहे हैं, क्या उनको अपनों से ज्यादा पैसा जमीन अहमियत रखता है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी मिस्टर खिलाड़ी। मिस्टर और मिसेज खिलाड़ी में सेम वही दामाद से जो पैसा मांगने की जो कंडीशन बनी थी, वही कंडीशन एक बुंदेलखंड के महोबा से निकल के आई है। बुंदेलखंड के महोबा में दामाद से पैसे मांगने का सिलसिला शुरू होता है और लगातार मांगा जाता है। रकम छोटी शुरुआत से होती है। जब भी दामाद जी कहते हैं कि बहू को वापस लाना होता है, कुछ पैसों की डिमांड होती है। उन पैसों की डिमांड पूरी करने के बाद फिर उनसे कुछ डिमांड की जाती है और ये डिमांड बढ़ते बढ़ते कुछ दिनों में पत्नी के लालच में दामाद ने 5 लाख रुपए तक की अदा करने की कंडीशन खड़ा कर लेता है अपने सामने। फिर भी पत्नी जो है उसके पास नहीं आती है। देखिए ये पूरी कहानी क्या है। कहीं ये किसी बड़े गिरोह के शिकार तो नहीं होते हैं? इस रिपोर्ट को समझिए और देखिए कि क्या है पूरी कहानी। एक पति अपनी पत्नी को घर लाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। थाने के बाहर शिकायती पत्र लेकर खड़ा शख्स शहजाद अपने टूटे हुए सपनों और बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की आखिरी कोशिश करता नजर आया। शहजाद की शादी जनपद जालौन के निवासी नसीर और जुवैदा की बेटी तबस्सुम से कुछ वर्ष पहले हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 बच्चों की किलकारियों ने उनके घर को रोशन किया, मगर वक्त ने करवट ली और तबस्सुम के मायके जाने के बाद उसका लौटना एक सौदे की शर्त बन गया। क्या समस्या लेकर महोबा आए हो? महोबा में आया था अपने बीवी बच्चों के लिए देने के लिए कोतवाली मेरे लिए आया था। भी कह रहे हैं तो तुम रह जाओ, खरेला वाले कह रहे हैं आप क्यों रह जाओ। मेरी कभी सुनवाई नहीं हो रही है। किस मकसद को लेकर शिकायती पत्र दे रहे हैं आप? बीवी को लाने के लिए। कहाँ है आपकी बीवी? रही में। क्यों आपके पास क्यों नहीं आ रही है? क्या वजह? तुम्हें सास ससुर नहीं आने दे रहे हैं। क्यों नहीं आने? पहले से एक बड़ी मोड़ी बिठा रही हुई है और छोटी मोड़ी से कह रहे हैं तुम भी न जाओ और 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं 5 लाख की डिमांड? हमसे कह रहे हैं, आप बीवी से कह रहे हैं, हम अपनी मौली से कह रहे हैं अपने आदमी से 5 लाख की डिमांड करो। क्यों, क्या वजह है 5 लाख रुपए मांग रही है? कोई वजह नहीं है, वो भेज नहीं रहे। कह रहे हमको रहना नहीं है आपके पास। 5 लाख दे दो, निपटारा कर लो आपस में। आप क्या चाहते हैं पूरे मामले? मैं तो बुलाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। कौन मांग रहा है पैसे? पैसे मेरी सास ससुर और बीवी। क्या नाम है ससुर का? ससुर का नाम है नसीर और सास का नाम है जुबेदा खातून और बीवी का नाम है तबस्सुम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक का आहान, एक का ईशान। कितनी उम्र होगी उनकी? एक की 7 साल, एक की 8 साल। कब हुई शादी? शादी मेरी 17 में हुई थी। कब से रह रही बीवी? ये 2.5 साल से ऊपर हो गया।
जब से मेरी शादी हुई जब से ये मुझे यही परेशान कर रहे हैं। जब भी मैं जब भेज दूँ तो 1 महीने के लिए कहीं 1 साल में आए, कहीं 2 साल में आए, ये 3 साल, ये इस बार 2.5 साल से ऊपर हो गया। हमेशा ऐसी करती रहती है, पैसे दे दो साले लाइन में आ जाते हैं, पैसे ना दो तो छकाती रहती हैं। पत्नी के बदले पैसों की मांग, हाय कैसी ससुराल। शहजाद का आरोप है कि उसके ससुर नसीर ने पत्नी तबस्सुम को 2.5 साल पहले मायके बुलाया और फिर वापस नहीं भेजा। जब जब उसने अपनी पत्नी को घर लाने की कोशिश की तब तब उससे पैसों की मांग की गई, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, और अब मांग पूरे 5 लाख रुपयों की। वहीं शहजाद का यह भी कहना है कि मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं जो हर बार लाखों रुपए दे सकूं। मैं एक आम इंसान हूं, मेहनत मजदूरी से सिर्फ परिवार का पेट पाल सकता हूं। पुलिस थाने जाकर किया मामले का खुलासा। वहीं जब मामला काफी हद तक बिगड़ने लगा तो शहजाद ने पुलिस प्रशासन का सहारा लेना ठीक समझा और पूरे मामले की जानकारी थाने पहुंच कर दी। पुलिस से अपनी बीवी और बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने मामले में लिया संज्ञान। वहीं महोबा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की तरफ से पत्नी के बदले मायके पक्ष से पैसे की मांग की शिकायत की गई। इस प्रकरण की गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की निर्देश आपको हुई है? एक एप्लीकेशन संज्ञान में आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्नी द्वारा मायके से आने के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया है इसमें गहनता से जांच कर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के लिए। किस थाने का? ये खरेला थाने का संबंधित मामला है। बेबस पति कट्टर ससुराल, ये कहानी सिर्फ शहजाद की नहीं, उन सभी मजबूर पतियों की है जो अपने हक के रिश्तों को पैसों की नीलामी से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ससुराल वालों की लालच के आगे एक पिता, एक पति और एक इंसान की भावनाएं हार जाएंगी या फिर कानून और इंसाफ उसका साथ देगा। बहरहाल शहजाद को इंसाफ मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर उसकी आंखों में अब भी अपनों को पाने की उम्मीद बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बात अगर हम बंगाल की करें तो मुर्शिदाबाद में अभी भी मामला संभलता नहीं नज़र आ रहा है। और मामला संभलने की अगर हम बात करें तो मामला ऐसा है कि वो बढ़ते बढ़ते इतना प्रदर्शनकारियों में आक्रोश आ गया है कि वो एक दूसरे की मारने की कंडीशन में आ गए हैं। और वही है, कोई समझा रहा है तो कोई समझ नहीं रहा है। अगर कोई समझने की कोशिश भी, समझाने की कोशिश भी कर रहा है तो दूसरा समझना चाहता ही नहीं है। हम बात वक्फ बिल संशोधन की कर रहे हैं। जो ये बिल है वो संशोधन तो पास हो गया है, लेकिन कुछ लोग मानना नहीं चाहते हैं। जो मनवाना चाहते हैं उनकी बात को कोई समझना नहीं चाहता है। देखिए ये पूरा मामला क्या है कि क्यों पेच फंसा है और विवाद दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती है या सरकार इस बिल का विरोध कर रही है? पूरी कहानी देखिए तब फिर समझ में आएगा कि है क्या। वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा, हत्या, आगजनी और बवाल के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव है। हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। लेकिन सवाल है कि हिंसा की आग में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को किसने जलाया? किसके इशारे पर दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद को सुलगाया? मुर्शिदाबाद को जख्म देने वाले उपद्रवी कहां से आए? क्या वक्फ कानून के विरोध में कोई बड़ी साजिश रची गई? इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल की पुलिस तलाश रही है। लेकिन जांच पड़ताल और एक्शन के बीच सियासत साजिश का एंगल तलाशने लगी है। सत्ताधारी टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंकने वाले सीमा पार से यानी बांग्लादेश से आए थे। Some inputs and allegations that there was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties.
they were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos, and they were given safe passage to return. अब सवाल है कि आखिर टीएमसी को ये इनपुट कहां से मिला, कैसे पता चला कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के पीछे बांग्लादेशी थे। उम्मीद है जांच एजेंसियां इन सवालों का जवाब तलाशेंगी, टीएमसी के नेताओं से पूछताछ करेंगी। लेकिन टीएमसी के आरोपों के बीच बीजेपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए की जांच और राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली है। रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहां हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटी है। पश्चिम बंगाल की पुलिस और टीएमसी पर बीजेपी भड़क उठी। गुस्सा इसलिए क्योंकि आरोप है कि मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, सैकड़ों हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की, दुकानों को लूट लिया, कई वाहन आग के हवाले कर दिए। इस घटना के बाद मुर्शिदाबाद के हिंदू इस कदर डरे हुए हैं कि पलायन को मजबूर हो गए। शेल्टर होम में उन्हें शरण लेनी पड़ी। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। किसी के मन में चिंता है कि वो लोग घर में क्या वापस ले जा पाएंगे, किसी के आंखों में आंसू है क्योंकि घर मकान छोड़कर उनको छोटे बच्चों को लेकर रास्ते में आकर बैठना पड़ा है। मुर्शिदाबाद से गंगा नदी क्रॉस करके मालदा जिला पे आके एक सरकारी स्कूल पर रुके हैं करीब 350 के ऊपर परिवार। वो लोग नहीं जानते हैं किस तरीके से वो लोग घर में जाएंगे। लगातार अत्याचार, रात के अंधेरे में घर में घुसकर घर से बाहर निकाल देना, इस तरीके का जो घटना, ये घटना उन लोगों के साथ हुआ है। मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवार डर के साए में हैं। हिंसा की जो तस्वीरें उन्हें डरा रही हैं, आगजनी और बवाल की तस्वीरें दहशत फैला रही हैं। यही वजह है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद वो अपने घर लौटना नहीं चाहते। लेकिन ममता के मंत्री से जब हिंदुओं के पलायन और डर को लेकर सवाल हुआ तो जवाब क्या है, सुनिए। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गजब है ममता के मंत्री और गजब पश्चिम बंगाल की सरकार, जो दंगा और पलायन पर ऐसे बयान दे रहे हैं। उनके जख्म पर मरहम के बजाय नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है? क्या बंगाल को बांग्लादेश की राह पर ले जाया जा रहा है? और सवाल ये भी, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सलमान खान को फिर धमकी मिली है, और धमकी लगातार अगर सलमान खान को कोई दे रहा है तो बिश्नोई गैंग दे रहा है। आज सुबह वर्ली में परिवहन विभाग के एक कर्मचारी के व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और उससे बोला जाता है कि गाड़ी उड़ा देंगे। फिर उसमें मैसेज में ये भी लिखा होता है कि घर में घुस कर मारेंगे। सलमान खान की इस मैसेज का वर्ली थाने में उस बाबू ने शिकायत करता है। लगातार आनन फानन में इस तरह के मैसेजें जो आ रहे थे, उन मैसेजों की जांच होती है। फिर शक बढ़ता है लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग पे कि लगातार उधर से ही पहले धमकी आ रही थी, और इस मैसेज की जांच का आंच जो है वो हरियाणा की तरफ जाता है, हरियाणा से राजस्थान की तरफ जाता है। तो लगातार इस मैसेज की जांच की जा रही है, और देखिए इस रिपोर्ट में कि किसके ऊपर शक है और कहां पहुंचा ये जांच। बॉलीवुड के दबंग को मौत की धमकी, फिर लॉरेंस के निशाने पर सिकंदर। घर में मारेंगे, बम से उड़ाएंगे, सलमान को श्मशान पहुंचाएंगे। खतरे में टाइगर। बॉलीवुड की धड़कनों में धड़कने वाले सुल्तान यानी सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई के वर्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात शख्स ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और उनकी कार को बम से उड़ाने की बात भी कही है।
सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पिछले साल फायरिंग की गई थी, जिसके बाद से ही दबंग खान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। अब सलमान खान को मिली इस धमकी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी भी ली गई है। रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार 14 अप्रैल को सलमान खान को मिली धमकी के बाद उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई। दोनों संदिग्ध युवकों के संदिग्ध अवस्था में घूमने के बाद मुंबई पुलिस ने यह तलाशी ली है। दोनों की प्रॉपर चेकिंग की गई। संदिग्ध युवकों को 5 मिनट चेक करने के बाद जाने दिया गया। साल 2024 में जब से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई, उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मुंबई के वर्ली पुलिस थाने के बाहर हम मौजूद हैं और सलमान खान की जो धमकी को लेकर जो मैसेज आया था, ये मैसेज जो है मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया था। ट्रैफिक पुलिस जो है इसी वर्ली पुलिस थाने के जुडिक्शन में आती है। आपको मैं बता दूं कि धमकी के लिए जो मैसेज आया था पुलिस थाने में, जब ट्रैफिक पुलिस ने उस व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेज आया था उसको लेकर यहाँ के पुलिस थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस थाने ने जो है इस पूरे मामले में जांच की और जांच करने के बाद प्राथमिक तरीके से जो उनको समझ में आया तो अननोन शख्स के ख़िलाफ़ जो है और जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था उस मैसेज को बुनियाद बनाकर जो है BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आपको मैं बता दूं कि चूँकि मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुंबई पुलिस किसी भी मामले को ना हल्के में ले रही है और ना ही लापरवाही कर रही है। इससे पहले भी जो है कई मामले इसी तरह से जो है आए, हालांकि उन मामलों में ऐसा समझ में आया कि जो मैसेज आए थे वो अफवाह या झूठ पर आधारित थे। इसी वजह से जो है पुलिस उन मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार भी की है। ऐसा नहीं रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन असल में जो धमकी या मारने या किसी भी तरह की कोई चीज़ रही है वो नहीं थी। अब इस मामले में चूंकि सलमान खान का मामला रहा है, इसलिए पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करके पूरे व्हाट्सएप मैसेजेस इन सब को खंगाल कर उनकी तफ्तीश कर रही है। इस घटना के बाद से एक बार फिर सलमान खान की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कोई गाड़ी खड़ी नहीं होने दी जा रही। इसके अलावा किसी को फोटो भी लेने की इजाजत नहीं दी जा रही। सलमान खान के घर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। रविवार देर रात भेजे गए धमकी भरे मैसेज में लिखा गया, सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे, उनकी कार को बम से उड़ा दिया जाएगा। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। सलमान खान को बार बार धमकियां मिल रही हैं। इस बार सलमान खान को किसने धमकी दी है, इसकी जांच हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब सलमान को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी सलमान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। इसमें से कुछ शरारतें निकली, लेकिन जिस तरह से सलमान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैमरे पर आकर खुलेआम धमकी दे चुका है, उससे पुलिस हर बार अलर्ट मोड में आ जाती है। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों पर सलमान खान ने कुछ समय पहले पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी होगी उतनी जरूर जिएंगे। वहीं सिक्योरिटी बढ़ाए जाने पर सलमान ने कहा था, कभी कभी इतने लोगों को साथ लेकर चलने से दिक्कत हो जाती है। इसमें कोई शक सवाल नहीं कि सलमान की जान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है। लॉरेंस के गुर्गे सलमान खान पर हमले की हर ताक में रहते हैं, लेकिन सलमान खान तक उनके दुश्मनों का पहुंचना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका अभी ट्रंप टैरिफ को लेकर के बहुत मैसेज में रन कर रहे थे और ट्रेंड भी कर रहे थे विश्व भर में। 90 दिनों की मोहलत दी, फिर चाइना पे 125 से 145 के रेशियो में इन लोगों का खेल चला। ताज़ा मामला आज ट्रंप का फिर निकल करके आया है। ताज़ा मामला ये है कि कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई, कैबिनेट में मैसेज डाला गया कि ट्रंप जो है सरकार चलाने में असंतुष्ट हैं, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इनकी मानसिक स्थिति खराब होने के लिए के मत होता है, मत को लेकर के रिपोर्ट मांगी जाती है कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाए, क्योंकि जैसे ये निर्णय ले रहे हैं इस निर्णय से देश को नुकसान हो रहा है।
शेयर मार्केट गिरा हुआ है और शेयर मार्केट उठने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की भी तबीयत खराब हो गई है? आनन फानन में मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो चौंकाने वाली होती है। देखिए इस रिपोर्ट में है क्या। डोनाल्ड ट्रंप कितने फिट, सामने आई हेल्थ रिपोर्ट। ट्रंप पर क्या लगे आरोप, क्यों करानी पड़ी मेडिकल रिपोर्ट। अमेरिका के चीफ कितने फिट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आए दिन अपने फैसलों से देश की जनता के साथ साथ दुनिया भर को चौंका रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कई बड़े और विवादित फैसले लेने को लेकर उनके ऊपर सवाल उठने लगे। तो ऐसे में वीजा नियमों में सख्ती, अवैध प्रवासियों की वापसी और आयात पर टैरिफ जैसी फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मानसिक स्थिति को लेकर आलोचना तेज हो गई। कुछ ने उनकी उम्र को भी मुद्दा बनाया तो विपक्ष ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया। ऐसे में व्हाइट हाउस की ताजा मेडिकल रिपोर्ट ने ट्रंप की सेहत और मानसिक स्थिति पर उठे सवालों का सीधा जवाब दे दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट में उन्हें फिजिकली और मेंटली फिट बताया गया है। 78 साल की उम्र में भी वो स्वस्थ हैं, तो रिपोर्ट में उनकी सक्रिय जीवन शैली और वजन में कमी की सराहना की गई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उनकी सेहत को लेकर चर्चा चल रही है। विरोधी उनके हेल्थ को लेकर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट सामने आने के बाद उनके विरोधियों को साफ साफ जवाब मिल गया है। व्हाइट हाउस के एक डॉक्टर ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप का हेल्थ चेकअप किया था। अब उसकी रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। व्हाइट हाउस की जारी हेल्थ रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट है। वो कमांडर इन चीफ और राष्ट्राध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूरी तरह से फिट है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रंप के शरीर पर हल्की सूरज से हुई त्वचा की क्षति और कुछ सौम्य घाव पाए गए, लेकिन डॉक्टरों ने यह बताया कि इनमें कोई गंभीर समस्या नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में ट्रंप के दाहिने कान पर गोली के घाव के निशान का भी जिक्र किया गया है, जो 2024 में एक चुनावी रैली के दौरान हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल एक कोलोनोस्कोपी से पता चला था कि ट्रंप को डायवर्टिक्लोसिस और एक सौम्य पॉलिप था। 3 साल में फॉलोअप परीक्षा की सिफारिश की गई थी। इसकी वजह से ट्रंप 4 दवाएं ले रहे हैं, जिसमें 2 कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए, कार्डियक रोकथाम के लिए एस्पिरिन और एक स्टेरॉयड त्वचा क्रीम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का मामला तो आपने सुना था। हाँ जी, वही मेहुल चौकसी जो हीरा व्यापारी थे। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। बाहर से, इंडिया के बाहर से इनकी गिरफ्तारी होती है। फिलहाल बेल्जियम में इनकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने वहाँ गिरफ्तार किया। इनको बाहर भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। अब देखिए, मेहुल भारत आते हैं तो क्या होता है निकल करके, क्या लोन चुकाया जाता है या फिर कुछ अर्थदंड लगा के इनको भी छोड़ दिया जाएगा, या फिर इनको भी सलाखों के पीछे किया जाएगा, या पूछताछ का दौर लंबा चलेगा, ये आने के बाद होगा। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट में देखिए कि आगे की प्रक्रिया क्या है, किन किन प्रक्रियाओं से मेहुल चौकसी को गुजरना पड़ेगा और कैसे पूछताछ होगी पूरी। देखिए इस रिपोर्ट में। मेहुल चौकसी गिरफ्तार, खुलेगा घोटाले का राज। सलाखों के पीछे आरोपी भारत लाने की तैयारी। भारत के चक्रव्यूह में फंसा चौकसी, बेल्जियम से हुई गिरफ्तारी। करोड़ों का घोटाला, गिरफ्त में भगौड़ा। भारत अपने दुश्मनों को चुन चुनकर उनको अपने अंजाम तक पहुंचा रहा है। लगातार भारत देश की वांटेड पर शिकंजा कसा जा रहा है। पहले तहब्बुर राड़ा जेल के अंदर आया और अब भगोड़े मेहुल चौकसी का नंबर आ। इससे एक बात तो साफ है कि भारत के दुश्मन देश छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, भारत उनका हिसाब जरूर करता है।
अब भारत के एक और वांटेड शख्स पर शिकंजा कसने लगा है। पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चौकसी स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इसकी जानकारी बेल्जियम की एजेंसियों को दी, जिसके बाद उसे 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। उसे अभी बेल्जियम डेस्टिनेशन सेंटर रखा गया है। इसी बीच भारत ने उसके प्रत्यार्पण का अनुरोध भी किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द ही भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी भारत की धरती पर होगा। मेहुल चौकसी बेल्जियम से अब बोरिया बिस्तर पैक हो गया है। उसे अब जल्द भारत लाया जा सकता है। इसकी कवायद भारतीय एजेंसियों ने शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी दिशा में पहला बड़ा कदम है। ईडी और सीबीआई लगातार मेहुल चौकसी को ट्रैक कर रही थी। मेहुल चौकसी कैंसर के इलाज के बहाने बेल्जियम पहुंचा था और वहां से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। जैसे ही सामने आया कि मेहुल स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में है, तो भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम जांच एजेंसी को अलर्ट कर दिया और चौकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज और मुंबई कोर्ट की ओर से जारी अरेस्ट वारंट के कागजात शेयर किए। उसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी पर शिकंजा कस दिया। वही पीएनबी घोटाले के विल्सलोअर हरिप्रसाद एसबी ने भगोड़े और मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर सीबीआई की सराहना की है। उन्होंने इसे न केवल देश के लिए बल्कि उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जिन्हें चौकसी ने धोखा दिया था। हम बहुत खुश हैं, फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। बट उसमें क्या होता है कि वो उसको वापस लाने में कितना तकलीफें होंगे हमको पता नहीं है। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, बट डीलिंग विथ ओवरसीज लीगल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। उसमें क्या होता है कि उसको वापस लाने से क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। वो कैसा लाएंगे वो हम बिल्कुल जानकारी नहीं है हमको, पर कहाँ कहाँ उसने पैसा रखा है। ऑफ कोर्स बेल्जियम में उसका मेन बेस था, तो शायद बेल्जियम में तो नहीं रखा होगा, स्विस बैंक में रखा होगा, किसको पता किधर है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको लाने के अलावा पैसा लाना बहुत जरूरी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने देश का पैसा लूटने वाले अपराधियों को वापस लाने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता दोहराई है। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सफलता। और एक और नोटिस था वो भी अभी उसका प्रत्यार्पण करना, ये भी चुनौती। सब पे प्रयास चल रहा। अब चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में भारत सरकार ने वहां से प्रत्यार्पण की प्रक्रिया तेज कर दी है। उधर चौकसी फिलहाल कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। चौकसी अभी बेल्जियम की अदालत में कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए कानूनी लड़ाई में कुछ वक्त लगेगा। उसके वकील उसे वही जमानत दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई और ईडी की तरफ से मेहुल चौकसी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मामले में चौकसी का भतीजा नीरव मोदी भी सह-आरोपी है, जो लंदन में छिपा बैठा है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जनवरी 2018 में ही भारत से फरार हो गए थे। पीएनबी घोटाला सामने आने से पहले ही दोनों ने भारत छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फिर हम खबरों को लेकर के आपके सामने अपनी टीम के साथ उपस्थित होते रहेंगे। दिन भर जो भी सर्कुलेशन होगा खबरों का, ट्रेंडिंग में जो खबरें होंगी उसके साथ भी मिलते रहेंगे। हर बड़ी छोटी खबरों के साथ मुलाकात हमारी टीम के साथ होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।